भाई जब तुम वर्ल्ड मैप देखते हो ना, तो एक जगह ऐसी है जहां अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन बस एक दूसरे को छूने ही वाले हैं। वो है पनामा की भूमि। एक पतली सी जमीन जो दो बड़े समंदरों को अलग करती है। सदियों से ये जमीन एक दीवार की तरह खड़ी थी। जहाज वालों के पास दो ही रास्ते थे, या तो केप हॉर्न का लंबा और खतरनाक रास्ता लो, जहां तूफान और जहाज डूबने का डर रहता था, या सामान उतारकर जमीन से दूसरी तरफ ले जाओ और फिर दूसरे जहाज में डालो। ये सब बहुत धीमा, महंगा और खतरनाक था। फिर एक दिन इंसानों ने सोचा, क्यों ना इस जमीन में छेद किया जाए। सुरंग नहीं, बल्कि एक ऐसी नहर जिसमें जहाज चल सकें। और ये काम कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया का व्यापार, सेना की रणनीति और पूरे इलाके का इतिहास बदल दिया। पनामा नहर कोई सपना नहीं था, ये जरूरत थी। रास्ता छोटा होगा तो समय बचेगा, पैसा बचेगा, ताकत बचेगी। पहले जो हफ्तों में होता था वो अब कुछ दिनों में होने लगा। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने कोशिश की 19वीं सदी के आखिर में। उन्हें लगा सुएज नहर जैसा काम यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन भाई, पनामा सुएज नहीं था। यहाँ कोई समतल रेगिस्तान नहीं था। यहाँ थे घने जंगल, तेज बारिश, कुछ ही घंटों में उफनती नदियाँ और लगातार गिरते पहाड़। और सबसे बड़ा दुश्मन था जो दिखता नहीं था, बीमारियाँ। पीला बुखार और मलेरिया ने मजदूरों को मार डाला। सालों तक उन्होंने बुरे हालात में काम किया। कम साधन थे और एक गलत सोच थी, समुद्र के बराबर नहर बनाएंगे जैसे सुएज में थी। लेकिन यहाँ ये संभव नहीं था, क्योंकि पनामा समतल नहीं है। यहाँ पहाड़ और चट्टानें हैं जिन्हें काटना पड़ेगा। बारिश में नदियाँ उफान पर आ जाती हैं और पहाड़ गिरते रहते हैं। समुद्र तक खोदना मतलब अंतहीन और अस्थिर काम। पैसा बहुत लगा, समय बढ़ता गया और फ्रांसीसियों का काम ढह गया। हजारों लोग मर गए। लगा जैसे इस काम पर कोई शाप है। फिर अमेरिका आया। उनके लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये रास्तों पर कब्जा, सेना की तेजी और दुनिया पर असर था। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका ने ये काम संभाला। उसी समय पनामा ने कोलंबिया से अलग होकर अपना देश बनाया, और अमेरिका की मदद से फिर अमेरिका को यहाँ नहर बनाने और चलाने का अधिकार मिल गया। लेकिन सिर्फ अनुमति और पैसा काफी नहीं था। दो बड़ी मुश्किलें सुलझानी थी, प्रकृति और बीमारियां। पहली बड़ी बात ये समझी कि नहर समुद्र के बराबर नहीं होनी चाहिए। जीती हुई सोच थी तालाबों वाली नहर, जैसे पानी का बड़ा लिफ्ट। जहाज़ों को बीच में कृत्रिम झील तक उठाया जाएगा, फिर दूसरी तरफ नीचे उतारा जाएगा। इससे खुदाई बहुत कम हो गई और ज़मीन से लड़ने के बजाय उसका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी बड़ी चीज़ थी बीमारियों से लड़ना। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर लोग नहीं समझते, स्वास्थ्य का काम। अमेरिकियों ने मच्छरों और बीमारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पानी निकाला, जमीन साफ की, दवाइयाँ छिड़की, जाली लगाई, जांच की। आज ये सब सामान्य लगता है, लेकिन उस समय नया था। पीला बुखार और मलेरिया कम होना सिर्फ दवा की जीत नहीं थी, ये नहर बनने की शर्त थी। अगर ये नहीं होता तो मजदूर मरते रहते और काम खत्म नहीं होता। उसके बाद सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ, जिसने पनामा नहर को वो बनाया जो आज है। सोचो, उष्णकटिबंधीय मौसम में पहाड़ियों को काटना, जहां बारिश सब कुछ कीचड़ में बदल देती है। इस लड़ाई की पहचान बनी चट्टान में वो बड़ी कटाई जिसे आज कुलेब्रा कट या गैलार्ड कट कहते हैं। ये अस्थिर ढलानों के बीच की एक विशाल खाई है। रोज स्फोटक, खुदाई के यंत्र, मशीनें और खासकर ट्रेनें चलती थीं। ट्रेनें इस काम की लाइफलाइन थी। लाखों टन माल ले जाती थीं, लेकिन ढलान लगातार गिरती रहती थी। खोदो, साफ करो, फिर पहाड़ नीचे आ जाए। ये रोज का थका देने वाला काम था, जिसमें समय और जाने गईं। फिर आया पानी का सवाल। पनामा सिर्फ खोदने की जमीन नहीं है, ये पानी को काबू करना भी है। यहाँ की नदियाँ, खासकर चाग्रेस, कभी भी कुछ भी कर सकती थी। बारिश में तबाही मचा देती थी। समाधान था एक बांध बनाना और एक कृत्रिम झील बनाना। गैटून झील सिर्फ एक तालाब नहीं थी, ये नहर का हिस्सा थी। असल में नहर का बीच का हिस्सा एक नाव चलने लायक झील है। इसने मुश्किल को फायदे में बदल दिया। झील ने बाढ़ रोकी और तालाबों के लिए पानी दिया, क्योंकि तालाब पानी खर्च करके काम करते हैं। हर बार जहाज ऊपर या नीचे जाता है तो बड़े बड़े हिस्से भरते या खाली होते हैं। पंप नहीं, गुरुत्वाकर्षण से पानी आता है। सिद्धांत सरल है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। एक जहाज कक्ष में आता है, दरवाजा बंद होता है, पाइप और वॉल्व से पानी अंदर या बाहर जाता है। जहाज धीरे धीरे ऊपर या नीचे होता है, स्थिर रहता है, फिर अगला दरवाजा खुलता है और जहाज अगले हिस्से में जाता है। ये क्रम है पानी का असली लिफ्ट। कुल ऊंचाई का फर्क लगभग 26 मीटर है। ये ज्यादा नहीं लगता जब तक सैकड़ों मीटर लंबे भरे हुए जहाज को नहीं देखते। सटीकता सब कुछ है। जहाज सकरे हिस्से में अपना संतुलन नहीं खो सकता। बहुत समय तक मदद के लिए रेल इंजन इस्तेमाल होते थे, जिन्हें मुला कहते थे, केबल से जहाज को सीधा रखने के लिए। आज कुछ बदल गया है, लेकिन सटीकता वैसी ही है, क्योंकि जगह बिल्कुल सीमित है। तब समझ में आता है कि इस काम का इतना असर क्यों हुआ। ये सिर्फ नहर नहीं है, ये एक जटिल सिस्टम है जहां पानी, गुरुत्वाकर्षण, इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स एक साथ काम करते हैं।
1914 में जब पनामा नहर बनकर तैयार हुई और चालू हुई, दुनिया सच में बदल गई। अमेरिका के पूर्व और पश्चिम तटों के बीच का रास्ता बहुत छोटा हो गया। एशिया और अटलांटिक के बीच का माल सीधा जाने लगा। बंदरगाह, शिपिंग कंपनियां, सप्लाई चेन सब इस नए शॉर्टकट के हिसाब से ढल गए। लेकिन नहर कभी एक जगह रुकी नहीं, इसकी हमेशा एक सीमा थी, जहाज़ों का आकार जो इसमें आ सके। दशकों तक पनामैक्स जहाज़ों की बात होती थी, यानी वो जहाज़ जो मूल तालाबों में ठीक बैठ जाएं। फिर व्यापार बढ़ा, कंटेनर जहाज़ बड़े हो गए और 2016 में नए बड़े तालाब बनाए गए। अब नियो पनामैक्स जहाज आ सकते हैं। नहर ने खुद को पुराना होने से बचा लिया। फिर भी आज भी नहर एक नाजुक बैलेंस पर है। इसकी असली ताकत है ताज़ा पानी। बारिश कम हो, झील में पानी कम हो तो जहाज कम आ सकते हैं। हर जहाज पानी खर्च करता है जो समुद्र में चला जाता है। इसीलिए पानी का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और इसीलिए नहर एक थर्मामीटर भी है। अगर बारिश का पैटर्न बदले, क्लाइमेट बदले तो खेल बदल जाता है। एक और बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, पनामा नहर सिर्फ तकनीकी काम नहीं है, ये एक भू राजनीतिक दबाव की जगह है। जो इसे कंट्रोल करेगा वो समय, पैसा और रास्ते कंट्रोल करेगा। 20वीं सदी के ज़्यादातर समय में अमेरिका ने इसे चलाया। फिर लंबी प्रक्रिया के बाद 1999 में पनामा को वापस मिल गया। तब से पनामा नहर अथॉरिटी इसे चलाती है और ये देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। पहले दो समुद्र के बीच ज़मीन की दीवार थी, फिर इंसानों ने बांध बनाया, झील बनाई, तालाब बनाए और खुदाई की। लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ पैसा नहीं, जाने, मेहनत, हादसे और बीमारियां। पनामा नहर चरम मेहनत की कहानी है, इंजीनियरिंग की हद की कहानी है, दबाव में फैसले लेने की कहानी है, एक ऐसी जगह पर जो माफ़ नहीं करती। और आज ये कैसे काम करता है? जहाज बुकिंग करता है, समय मिलता है, एक समुद्र से आता है, गाइड सिस्टम से जुड़ता है, तालाबों से ऊपर उठता है, झील और खुदे हिस्सों से गुजरता है, फिर दूसरी तरफ तालाबों से नीचे उतरकर समुद्र में वापस। एक जहाज को पूरा करने में कई घंटे लगते हैं, लेकिन दुनिया के व्यापार के लिए हर सफर में दिनों बचते हैं। पनामा नहर धरती पर एक कृत्रिम निशान है, लेकिन ये भी सबसे मजबूत सबूत है कि जब इंसान तय कर ले कि कोई रुकावट नहीं रहेगी तो क्या होता है। जहां असंभव लगता था वहां बना, बहुत बड़ी कीमत चुकाई और एक मशीन बना दी जो रोज दुनिया का वजन हिलाती है। प्रकृति ने दो समुद्र अलग किए, इंसान के एक फैसले ने उन्हें जोड़ दिया और वो फैसला आज भी तय करता है कौन पहले पहुंचेगा, कौन कम खर्च करेगा, कौन रास्तों पर राज करेगा। अगर आपको पनामा नहर की ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ और भी ऐसी कहानियां मिलेंगी जो सीधी और दिलचस्प होगी। धन्यवाद।